स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, सर क्या 2019 में जो आरक्षण का प्रावधान आया था ये किसके लिए था, ये था क्या, इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों आज हम उसी EWS के बारे में बात करने वाले हैं। EWS जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसे क्या कहा जाता है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है सर क्या ये जनरल वर्ग के लिए है, ओबीसी वर्ग के लिए है, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए? तो देखो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा, ओबीसी एससी एसटी को हर जगह रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर जनरल शब्द का तो नाम ही नहीं लिया गया, यहाँ पर एक शब्द कहा गया है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, मतलब फाइनेंशियली इकोनॉमिकली रूप से, ये आरक्षण उन्हीं के लिए होगा। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसी के चीज़ के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण। किस चीज़ में दोस्तों? शैक्षिक संस्थान, मतलब जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या नौकरियों में भी आरक्षण है? तो देखो दोस्तों इसके लिए बात चल रही है और आई होप ये हर जगह लागू होगा, चाहे शैक्षिक संस्थानों में हो, चाहे नौकरियों में हो, हर जगह मतलब इसके बारे में बातें चल रही है। तो देखो दोस्तों ये आया क्यों, कैसे आया? उपरोक्त अपवाद डी को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। साथियों आपको अच्छे से पता होगा, हमारे यहाँ पे संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं। तो संविधान में 103वां संशोधन किया गया और ये अधिनियम जोड़ा गया। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। देखो दोस्तों जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। कितने परसेंट दिया गया? 10%। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से अवतरित नहीं है। देखो साथियों मैंने आपको बताया, SC ST OBC को तो पहले से दे रखे हैं, तो इनको ये लाभ इसमें नहीं मिलेगा। ये लाभ किसको मिलेगा? जो सामान्य वर्ग के या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। इसके लिए कुछ अर्हता निर्धारित की गई, वो क्या है? जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है। पहली चीज़ दोस्तों, वार्षिक आय आपकी 6 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। क्या होगा कि इनको चिन्हित किया जाएगा दोस्तों, मतलब इन पर नज़र रखी जाएगी और यही लोग यहाँ पर आरक्षण का लाभ उठाएंगे। अभी अभी साथियों मैंने पीछे कहा कि देखो जनरल वालों को आरक्षण का प्रावधान नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर स्पेशली जनरल के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई। ओबीसी एससी एसटी इन लोगों का आरक्षण का लाभ पहले से ही मिल रहा था, तो इन लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों। और जो सबसे बड़ी चीज़, अगर जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के भी हों और उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा हो, तब EWS के तहत उन्हें इसका लाभ मिलेगा। नहीं समझ में आया? मतलब OBC SC और ST अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, पहले से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, तो EWS कोटे के तहत उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि साथियों कि आप SC OBC ST हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको लाभ तो अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे यहाँ पे जनरल को टारगेट किया गया था, जनरल के ऊपर फोकस किया गया था। संविधान में 103वां संशोधन किया गया जिसके तहत ये प्रावधान जोड़ा गया, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो आसानी से इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का लाभ लें और आगे बढ़ सकें। ठीक है साथियों, क्लियर? आगे बढ़ जाएँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। देखो दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, आधार किसको बनाया जाएगा? आय को आधार बनाया जाएगा, इनकम को आधार बनाया जाएगा। और वो इनकम
देखो किस कौन कौन से सोर्स ले रहे हैं, आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय, मतलब जितने भी स्रोत से आय मिलती है, चाहे वेतन से हो, चाहे खेती व्यवसाय मतलब जो भी काम चल रहा हो, हर एक चीज़ से आय होती है और उसी को क्या बनाया जाएगा, आधार बनाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हैं। तो दोस्तों लाभ किसको मिलेगा तो मैंने बता दिया। अब देखो किसको नहीं मिला जाएगा, किसको बाहर रखा जाएगा। पहला, जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो। देखो दोस्तों क्या है कि जिनके पास कम से कम 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, मतलब खेती करने वाली जो भूमि होती है 5 एकड़ हो या उससे अधिक हो, तो उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट। जिनके पास 1000 वर्ग फुट का या उससे बड़ा मकान होगा उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर। तीसरा, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय प्लाट भूखंड। तो दोस्तों जो नगर पालिका में रहते हैं, कोई भी नगर पालिका हो, कहीं की भी नगर पालिका हो, वहाँ पर रह रहे हैं और उनका मकान 100 गज या उससे अधिक बड़ा हो तो उन्हें भी ये लाभ नहीं मिलेगा। और अगला है अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक आवासीय भूखंड, मतलब इनको भी, जो अधिसूचित क्षेत्र के बाहर है उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों, स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। देखो दोस्तों ये क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब जो पैसे रुपए के मामले में कमजोर हैं, उनका निर्धारण करते समय परिवार द्वारा, मतलब जो उनके परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर धारित संपत्ति, मतलब उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, क्या किया जाएगा, सारी संपत्ति को जोड़ा जाएगा कि भैया इनके पास कहीं ज़्यादा तो प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऐसे ही रिजर्वेशन का लाभ लेने तो नहीं है। साफ सी बात है दोस्तों, अगर किसी को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहता है। चाहे जनरल की बात करें हम, चाहे ओबीसी की बात करें, चाहे एससी की करें, चाहे एसटी की। हमारी नज़र में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर मदर या फैमिली का मेंबर गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी वो आय सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर देता है। ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी मंथली इनकम मोर देन 1 लाख होती है, वो भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए, वो भी स्कॉलरशिप लेने के लिए फॉर्म डाल देते हैं। और ऐसे लोगों की एक प्रकार से देखा जाए तो आसानी से इन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें गलत है। आगे देखते हैं। इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन या उसका पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। देखो दोस्तों इसमें क्या है, परिवार के अंदर लाभार्थी के माता पिता तथा 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इनमें क्या माना जाएगा, शामिल माना जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही हमारी आरक्षण की बात, और आरक्षण होना भी ज़रूरी था। सब लोगों यहाँ पर हम देखेंगे सभी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से चला आ रहा था। यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी एसटी इन लोगों का प्रावधान था, जनरल के लिए नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल शब्द या हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग तो कहीं पर संविधान संशोधन में नाम ही नहीं लिया गया। यहाँ पर यही कहा गया जो इकोनॉमिकली रूप से वीकर हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये व्यवस्था उन्हीं के लिए की जाएगी। ठीक है साथियों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, EWS जो आरक्षण हमारे यहाँ पर आया या हमारे भारत देश में आया, इसका लाने का कोई मेन मोटिव ये नहीं था कि हाँ हमें सिर्फ जनरल वालों को लाभ प्रोवाइड करना है। इनका सिर्फ एक ही मोटिव था, जो लोग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, वो चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति के हों, उन्हें आर्थिक रूप से जो वाकई में गरीब हैं उन्हें ये लाभ दिया जा सके। क्योंकि अगर आप ग्रामीण एरिया में या कुछ शहरी एरिया में आज भी चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जनरल फैमिली से, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो वाकई में अभी अपने बच्चों को अच्छे जगहों पर पढ़ा नहीं सकते। तो ये प्रावधान स्पेशली उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख कर के लाया गया ताकि वे बच्चे भी पढ़ें
और ज़्यादा से ज़्यादा देश में, समाज में आगे जा सकें। तो दोस्तों, ये तो रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।